चलिए आगे बात करते हैं। हमारा कैपिटल जी की वैल्यू क्या हो गई? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स का यूनिट वही होता है जो फोर्स का होता है। क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। चलिए इन्हीं जो बॉडीज, हमने दो बॉडीज ली बेटा, इन्हीं बॉडीज में से अगर एक अर्थ है, एक अर्थ है, दूसरी कोई भी बॉडी है, दूसरी कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनमें से एक अर्थ है। अर्थ हो या कोई प्लैनेट हो, अर्थ हो या कोई प्लैनेट हो, हम लोग अर्थ की बात करते हैं तो क्या होगा? अर्थ की रेडियस को बेटा आर से डिनोट करते हैं और अर्थ के मास को एम से डिनोट करते हैं। ठीक है? तब भी इनके बीच में फोर्स लगेगा, तब भी इनके बीच में फोर्स लगेगा। लेकिन मान लो ये जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ पे रखी हुई है, अर्थ की सरफेस पे। जैसे मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, अर्थ पे बिल्डिंग्स खड़ी हैं, व्हीकल्स खड़े हैं, अर्थ पे हम लोग काम कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये अर्थ पे। तो इस कंडीशन पे बेटा क्या होता है? इस कंडीशन पे ग्रेविटेशन से ये बन जाता है ग्रेविटी। याद रखें, इस कंडीशन पे क्या बन जाता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी ब्लॉक, अर्थ एंड एनी बॉडी। जब अर्थ और किसी बॉडी की चर्चा हो रही होती है तो हम बात करते हैं ग्रेविटी की, और जब किन्हीं भी दो बॉडीज की बात हो रही होती है तो हम बात करते हैं ग्रेविटेशन की। इस पे क्या होता है? ग्रेविटी पे जो फोर्स होता है वो होता है mg। क्या होता है? mg। g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट यहां रखी है अर्थ की सरफेस पे, तो इसमें फोर्स लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? mg लगेगा, और वो अर्थ की सरफेस की ओर लगेगा, सॉरी अर्थ के सेंटर की ओर लगेगा। इधर लगेगा टुवर्ड्स अर्थ सेंटर। कोई दिक्कत वाली बात? तो ये फर्क होता है ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। इसे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं बेटा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, मैंने पूछा आपसे, किसी भी बच्चे से, बेटा आपका वेट क्या है? तो कहता है सर 50 किलोग्राम। फिर दूसरे बच्चे से पूछा, वो कहता है नहीं सर 40 किलोग्राम। फिर तीसरे बच्चे से पूछा, वो कहता है मेरा सर 55 किलोग्राम। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं आपका वेट कितना है? आपका वेट कितना है? पहले बच्चे ने 50 किलोग्राम कहा, दूसरे ने 70 किलोग्राम कहा, तीसरे ने 55 किलोग्राम कहा। अब एक बच्चे ने, अच्छा एक चीज पूछो, ये बताओ क्या ये सारे सही बोल रहे हैं? आपके अकॉर्डिंग सही बोल रहे हैं। आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा इनमें से कोई भी सही नहीं बोल रहा, ये सब गलत बोल रहे हैं, ये सब झूठे हैं।
इनका वेट इतना है ही नहीं। 50 किलोग्राम किसी का वेट होता है क्या? किसी व्यक्ति का बहुत कम है, इतना नहीं होगा। अच्छा, वेट और मास में फर्क क्या होता है? वेट और मास में फर्क क्या होता है कि मास m है लेकिन वेट mg है। वेट मास का लगभग 10 टाइम्स होता है, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आज की बात कर रहा हूं मैं, जी अर्थ होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे अप्रोक्सीमेटली हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम इसे अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं तो बेटा ये लगभग वेट मास का 10 गुना होता है। तो क्या ये वेट बता रहे हैं बच्चे? नहीं, ये मास बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मास। जैसे मुझसे किसी बच्चे ने पूछा सर आपका वेट क्या है, तो मैंने अपना वेट बताया 700 न्यूटन, बच्चा 100 हो गया। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बताया भाई बिल्कुल हो सकता है, मेरा जो मास है वो है 70 किलोग्राम, मेरा मास 70 किलोग्राम है, और अगर मैं वेट निकालूं तो वेट 70 इंटू 10 mg होता है ना, तो 700 न्यूटन आ जाएगा। वेट का मतलब होता है फोर्स। वेट का मतलब क्या होता है? फोर्स। आप कितना फोर्स अर्थ पे लगा रहे हैं, बात नहीं समझ आई? वेट और मास में फर्क है। वेट तब तक नहीं बदलता जब तक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं बदलता, और मास बदलता ही नहीं है। बात समझ आई? मास आप क्या चंद्रमा पे चले जाओगे तो मास बदल जाएगा? कुछ लोग हाँ कहेंगे, नहीं मास नहीं बदलेगा। अब जब मैं ये कहूंगा मास नहीं बदलेगा तो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर चंद्रमा पे तो लोग हल्के हो जाते हैं, हम जो बाद में जाते हैं वो चंद्रमा पे हल्की हो जाती है ना? हाँ, तो वही कहेंगे हल्की हो जाती है, इसका मतलब मास कम हो जाता है। नहीं भाई, क्या हमें जो हल्का भारी एहसास होता है वो मास का एहसास होता है, वेट का? भैया वेट का एहसास होता है। किसका होता है? वेट का। हमने ये डस्टर उठाया है तो ये डस्टर क्या कर रहा? ये डस्टर हम पे फोर्स लगा रहा। ये क्या कर रहा? फोर्स लगा रहा। कितना? mg। कितना? mg। अगर इसका वेट 100 ग्राम है तो ये 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा। कितना लगा रहा? 1 न्यूटन फोर्स लगा रहा। और समझ आई? 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 1 न्यूटन फोर्स हम पे लगा रहा। तो ये 1 न्यूटन इसका क्या हुआ? वेट। तो हम इसका क्या एहसास कर रहे हैं? वेट। वेट मतलब फोर्स, हम इसका फोर्स एहसास कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये फर्क होता है मास एंड वेट। तो ये फर्क होता है बच्चों मास एंड वेट पे। मास और वेट के डिफरेंसेस लिखना चाहें तो लिख लें। लिखिए, मास में इट द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मास में लिखिए इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। मतलब किसी भी बॉडी में कितना अमाउंट रखा हुआ है, दैट इज मास। वेट में लिखिए इट इज अ फोर्स। इट इज अ फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल। इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल मतलब जिस फोर्स से अर्थ आपको खींचती है, इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अ प्लैनेट। मतलब आपकी बात कर रहे थे तक हम लोग। इट इज अ फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल पुल
gravitational pull exerted by a planet। फिर मास में लिखिए mass of body can never be zero। mass of body can never be zero मतलब अगर इस डस्टर का कुछ मास है तो ये कभी जीरो हो नहीं सकता, कभी भी नहीं। अच्छा, वेट जीरो हो सकता है क्योंकि हमारा वेट होता है mg और g तो बदलता रहता है, तो ये वेट जीरो हो सकता है, वेट जीरो हो सकता है। लिख लें वेट ऑफ बॉडी कैन बी जीरो ड्यूरिंग फ्री फॉल। जब फ्री फॉल हो रहा होता है तो वेट जीरो हो सकता है। अच्छा, मास तो मास होता है बेटा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो लिख लें मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। और वेट में लिख लें वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक और डिफरेंस लिख लें, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। वेट में लिख लें यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सप्रेशन की। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी से बेटा डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए हमारी अर्थ है, उसके रेडियस RE और मास LE, और अर्थ की सरफेस पे कोई m मास की कोई भी बॉडी रखी हुई है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हुई? RE हुई, ठीक है। चलो इसकी डिस्टेंस RE हुई। तो ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, according to Newton's law of gravitation, जो फोर्स होगा इन दोनों के बीच का वो होगा कैपिटल G, m1 की जगह स्मॉल m, m2 की जगह me बाई r स्क्वायर होता है, r की जगह re स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इन केस ऑफ अर्थ मीन्स कोई भी प्लैनेट हो अर्थ के जैसा, mg हो जाता है। बोलो हो जाता है नहीं हो जाता? क्या हो जाता है? mg हो जाता है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? mg इक्वल्स टू कैपिटल G स्मॉल m me बाई re स्क्वायर। स्मॉल m ने स्मॉल m को माफ किया, स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G
एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया जी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ सरफेस। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, कैपिटल जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। ध्यान दें, यही बॉडी अगर इससे h ऊंचाई पर हो, क्या हो, h ऊंचाई पर हो, तो यहां तो एक्सेलरेशन g था, लेकिन यहां g नहीं रहेगा, जी डैश हो जाएगा, बदलेगा। h ऊंचाई पर अगर हो तो जी डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई की जगह क्या हो जाएगा, आर ई प्लस एच टू दी होल स्क्वायर, या जी डैश इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई बाई स्मॉल आर स्क्वायर। At height small h from the earth, का ये एक्सप्रेशन हो गया, और ये हो गया एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ, बात समझ आई। अगर अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, अर्थ के सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो जी डैश का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल जी एम ई बाई आर स्क्वायर, और अर्थ के सेंटर से सॉरी सरफेस से h ऊंचाई की बात कर रहा तो जी डैश इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए नोट कर ले, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ, दूसरा है एट द हाइट स्मॉल h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, और तीसरा है एट द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे F इक्वल्स टू एम जी लिखते हैं, तो G इक्वल्स टू F बाई एम, मतलब किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे के पर यूनिट मास पे कितना ग्रेविटेशनल पुल है, उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, उसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। हेडिंग डाले, ग्रेविटेशनल फील्ड, इसे भी स्मॉल जी से ही डिनोट कर देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। लिखा है इसमें ग्रेविटेशनल पुल by any gravitational pull by any planet
on the per unit mass of the body, on the per unit mass of the body is known as gravitational field. Gravitational field. इसका यूनिट होता है न्यूटन पर किलोग्राम। न्यूटन पर किलोग्राम या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही बात होती है। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, हेडिंग डाल लें एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग डाल लें एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स law of gravitation, applications of Newton's law of gravitation। लिखे it is used to obtain, पहला it is used obtain mass of the earth, mass of the earth। कैसे? हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m e बाई r e स्क्वायर। हमने सरफेस ऑफ अर्थ पढ़ा और अर्थ सरफेस पे हमें इसकी वैल्यू पता होती है 9.8 पता होती है, कैपिटल G की वैल्यू पता होती है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों पता होती है। कैपिटल जी पता, स्मॉल जी पता और आर ही पता होती है 6400 किलोमीटर। अब बताओ एम निकलेगा नहीं निकलेगा? मास ऑफ अर्थ निकलेगा, बिल्कुल। तो क्या कहते हैं? फाइंड मास ऑफ दी अर्थ, अर्थ का मास निकालने में। और क्या करने में? एंड सेकेंड नंबर टू ऑब्टेन मास ऑफ सन, मून एक्सेट्रा अदर प्लैनेट्स। किसी भी प्लैनेट का हम मास निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से किसी भी प्लैनेट का हम मास निकाल सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात? चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी देख लेते हैं। मतलब ग्रेविटी फील्ड में, ग्रेविटेशनल फील्ड में मोशन कैसे होता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जैसे हमारे मोशन के 3 इक्वेशंस होते थे। पहला v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरा होता था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा हमारा होता था v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। बेटा मैं बता दूं, यहां पहला, दूसरा और तीसरा वही तीनों इक्वेशंस होते हैं।
बस फर्क ये होता है s कन्वर्ट हो जाता है h में, मतलब डिस्प्लेसमेंट बन जाती है हाइट, और एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन a कन्वर्ट हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g में, बस बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इक्वेशन बनेगा v इक्वल्स टू u प्लस gt, दूसरा बनेगा h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन हमारा बनेगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन ध्यान दें जो हमारा g होता है ये जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहे होते हैं तो हम कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, ध्यान रहे, और जब g नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं तो लेते हैं नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखें, ऊपर से नीचे आएंगे तो g पॉजिटिव होगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो g नेगेटिव। तो चाहे तो 3 इक्वेशंस और बना सकते हैं, when from top to bottom and from bottom to top, टॉप टू बॉटम में प्लस साइन रहेगा और बॉटम टू टॉप में माइनस, बस ये अंतर हो जाता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नोट कर ले और बताएं। ऑलमोस्ट आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसकी जो भी क्वेरीज हो आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक सबको बात समझ आई है? तो एक बार सारे चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद चैप्टर्स के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होती है वो क्वेरीज आप डाउट सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। Okay, thank you guys, best of luck.